सरला की जब से बहू आई थी तब से विमला देख रही थी कि उसकी पड़ोसन सरला के तौर तरीके काफी बदले हुए हैं। अरे सरला, कहाँ है तू? अरे सरला, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, तू घर से निकलती क्यों नहीं है? सरला का स्वैग है, समझी ना। सरला के पास लोग आते हैं, सरला किसी के पास नहीं जाती। हैं? क्या हो गया तुझे? तू ऐसे राजा महाराजाओं जैसे क्यों है? कहीं तुझे भानगढ़ के किले का खजाना तो नहीं मिल गया? अरे नहीं काकी, इसे स्वैग कहते हैं। और जब स्वैग का रोग किसी को लगता है ना, तो वो उस पे असर भी बहुत जल्दी करता है, या फिर कभी कभी अच्छी खासी जिंदगी भी खराब कर देता है। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे बहू, मुझे सरला को देख ऐसा लग रहा है कि इसके बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छा, ये सब छोड़, अभी तेरा नाली साफ करने की बारी है, तो तू जाकर नाली साफ कर। नाली? और वो भी मैं साफ करूंगी? विमला देख, अगर तुझे दोस्ती रखनी है तो तू रख, वरना कोई बात नहीं, लेकिन मैं नाली साफ करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, नहीं रखनी दोस्ती, अब जाकर नाली साफ कर। अगर तूने नाली साफ नहीं की तो हम मोहल्ले की औरतें तेरे साइड से आने वाले नाले के पानी को बंद कर देंगे, तो तू कहीं ऐसा ना हो कि तू उसमें डूब जाए। विमला देख, तू मुझे धमकी तो बिल्कुल भी मत दे, वरना मैं तुझे ऐसा थपेड़ मारूंगी कि तू अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रख पाएगी। विमला काकी, स्वैग का उसूल है, कुछ भी हो जाए टेंशन में रहने का नहीं। आप अभी बहस करोगे मुझसे, आपको कोई फायदा नहीं है। विमला तो वहाँ से चली जाती है। अब देर शाम सरला मोहल्ले में सब्जी खरीद रही होती है, तभी सब्जी वाला सरला से बोलता है, देखिए बहन जी, सब्जी लेना है तो लीजिए, वरना ज्यादा टिक टिक मत कीजिए हमारे साथ। हाँ हाँ, ले ही रही हूँ। वैसे ये कीड़े वाले बैगन कितने के हैं? 10 रुपए में ये सारे दे दो, आधा तो सड़ा ही हुआ है। अच्छा ठीक है, 20 रुपया ही दे दो और ले जाओ इसको। सरला सब्जी का मोल भाव कर ही रही होती है कि तभी विमला का वहाँ आना होता है। अरे क्या बात है सरला, तू भी मोल भाव करके सब्जी लेती है? सुना है आजकल तो तू गिरे हुए पैसे नहीं उठाती। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं गाय को खिलाने के लिए खरीद रही हूँ। वो क्या है ना कि आजकल वो काली गाय मेरे घर के आगे रोज आती है, तो मैंने सोचा ये बैगन ले लूं, उसके लिए पेट तो भर जाएगा उसका। हाँ हाँ, ये तूने अच्छा सोचा। ला दे बैगन, मैं खिला दूँ उस गाय को। सरला, तू भी आजकल कितने अच्छे काम करने लग गई है, क्या ही बताऊं। इसे भी अभी ही आना था क्या? ये बैगन तो मैं भरते के लिए ले जा रही थी, वो तो मैंने अपना स्वैग दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि गाय के लिए लिया है। खिला दिया। तू तो महंगी सब्जियां खाया कर, ये ठेले की सब्जियां तुझे सूट नहीं करती। वैसे भी अब तो मोहल्ले में तेरा स्वैग बोलता है। अब सरला भी क्या ही बोलती, तो वो वहाँ से बिना सब्जी लिए ही चली जाती है। हालांकि उसने जो सब्जी ली थी वो विमला गाय को खिला देती है। माँ जी, आप तो सब्जी लाने गई थी, तो खाली हाथ कहाँ से आ रही हो? अरे विमला को मैंने एक दिन मजाक में स्वैग क्या दिखा दिया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। माँ जी, मैंने तो आपके भले के लिए ही मना किया था, ये स्वैग के चक्कर में मत पड़ो आप, लेकिन आप हो कि मेरी मानते ही नहीं हो। अब अगले दिन सरला बैंक जाती है और कुछ पैसे लेकर लौट रही होती है कि तभी उसे विमला बैंक के बाहर पैसे गिनते हुए देख लेती है। उस दिन इसने नाली साफ करने से मना किया, और जब मेरे घर आई तो कहती है मैं चाय नहीं पीती, ब्लैक कॉफी पसंद है मुझे। और इसकी बहू इतना इंग्लिश झाड़ती है जैसे इंग्लिश का आविष्कार तो इसकी बहू ने ही किया हो। आज मैं इन दोनों सास बहू का स्वैग निकालती हूँ। अभी भी सरला पैसे गिन रही थी, लेकिन वो बैंक की सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। तभी 2-4 गरीब औरतें वहाँ आती है और सरला से पैसे मांगने लगती हैं। सरला उन्हें पैसे देने से मना करती है, तो वो सरला के हाथों से पैसे छीनकर भाग जाती हैं। अरे और तो सुनो सुनो, ये तो मेरे पैसे हैं, वो भी राशन के पैसे हैं। तुमने कहा था ना कि अमीर लग रही हूँ। हे प्रभु, ये औरत तो मुझे लूट कर चली गई। अरे वाह वाह, क्या बात है सरला, तू तो अब इतनी बदल गई है कि कल तक जो शादियों में उड़ाए जाने वाले पैसे बटोरा करती थी, आज तू गरीबों को कैसे बांट रही है। सच बता, इन औरतों को तूने तो नहीं भेजा ना विमला? तू चाहती क्या है आखिर? तू किस स्वैग की बात कर रही है? मैंने तुझसे एक दिन कह क्या दिया कि स्वैग है मेरे अंदर? तू तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई। अरे नहीं नहीं सरला, मैं तो अब तुझे नाली साफ करने के लिए भी नहीं कहती, ना ही जब तू मेरे घर आती है तो तुझसे चाय पूछती हूँ। सरला को विमला अच्छा मजा चखा रही होती है। और ऐसे ही एक रोज चमेली और सरला बाजार में एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और इत्तेफाक से उन्हें वहाँ विमला भी मिल जाती है। अरे सरला,
ओहो भाग्य हमारे, जो तुम मुझे यहाँ मिली। कैसे आना हुआ यहाँ? मैडम क्या दिखाया आपको? आपका बजट कितने तक का होगा? अरे भैया, आप भी इन्हें जानते नहीं है लगता है। इनका स्वैग चलता है। इन्हें तो यहाँ की सबसे ज्यादा महंगी साड़ियाँ दिखाओ। खरीद खरीद सरला, मैं भी देख रही हूँ कि कितनी महंगी साड़ी ले रही है तू। मैं तो यहाँ 200 रुपए की साड़ी लेने आई थी, लेकिन ये विमला यहाँ पे भी आ गई। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे ना चाहते हुए भी महंगी साड़ी लेनी पड़ेगी। माँ जी, ये वाली साड़ी ना मुझ पर कैसी लग रही है? कितने की है भैया ये? मैडम ये बस 15,000 की है और ये वाली 20,000 की। दोनों ही पैक कर दो। और हाँ बहू, ये महंगी वाली तू ले ले और सस्ती वाली मैं पहन लूंगी। क्या बात है, क्या बात है सरला, इसे कहते हैं असली स्वैग। सरला का तो अंदर ही अंदर खून सूख रहा था। उसने इतनी महंगी साड़ी जो खरीद ली थी, अब कर भी क्या सकते थे। ये सब आखिर किया तो सरला का ही था। ना दोनों सास बहू स्वैग दिखाती, ना विमला भी अपने ईगो पर बात लेती। अब देर शाम विमला सरला के घर आती है और सरला भी विमला को आता हुआ देख चाय का ग्लास छुपा देती है। कुछ कर तो नहीं रही थी ना सरला तू? बस मैं तो तुझसे मिलने चली आई। अब तो तेरा स्वैग का बुखार उतर ही गया होगा। अरे स्वैग तो सरला का मरते दम तक रहेगा, और मरते दम तक सरला का जलवा भी। 4 मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे सरला का स्वैग। अच्छा, अभी भी तेरा स्वैग गया नहीं है? अरे बहन जी, आइए अंदर। ये वृद्धा आश्रम से आई हैं और बूढ़े असहाय लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हैं। तो आप इनका ज्यादा नहीं 10,000 की पर्ची काट दीजिए। क्या 10,000? कोई नहीं, काट दो 10,000 का। देखा, मैंने कहा था ना, मालदार पार्टी है ये। अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और मिल गया ना अच्छा पैसा। अब वो औरत तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सरला विमला के आगे हाथ जोड़े विमला से कहती है, अरे अरे सरला, तू मेरे सामने झुक कैसे सकती है? याद है, तूने तो अपना गिरा हुआ 500 का नोट नहीं उठाया था। अरे मेरी दादी माँ, तूने तो मुझे अच्छा सबक सिखाया। मेरा स्वैग अब मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब तो बख्श दे मुझे। हाँ, मैंने ही तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। और तेरे साथ जो भी हुआ उससे कम से कम तू झुकना तो सीख गई। वरना कुछ दिनों पहले तो तू इतने टेंशन में थी कि तुझे देख मुझे ऐसा लगता था कि तेरा भविष्य खराब हो सकता है। हाँ विमला, तू ही मेरी सच्ची मित्र है। वो क्या है ना, अगर आज तूने मुझे सबक ना सिखाया होता तो मेरा घमंड बढ़ता जा रहा था। ये तो तू ठीक कह रही है। वैसे मुझे तू ये बता, ये स्वैग तूने अपनी बहू से सीखा था ना? और तेरी बहू को शर्म नहीं आई क्या? तुझे अहंकारी बना रही थी वो तो। माँ जी, आज मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा है। मैं घूम कर आ रही हूँ, आप खाना बना लेना। ठीक है बहू, मैं खाना बना लूंगी। तू जा जहाँ जा रही है। ये तू क्या कर रही है? तू सास है, अकड़ में रहा कर। बोल अपनी बहू से कि तू कहीं नहीं जाएगी। बहू तू कहीं नहीं जाएगी, और मैं क्यों बनाऊं खाना? मैं कोई तेरी नौकर थोड़ी ना हूँ। वेरी गुड, अब देख लियो, तेरी बहू खुद ही काम करेगी। मत बनाओ, मैं बाहर से ही खा कर आऊंगी। चलती हूँ। विमला ने तो सरला की अच्छे से स्वैग का भूत उतार दिया था, और वो चाहकर भी अब अपने स्वैग का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि इसके पीछे वो बहुत लुट चुकी थी। निधि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। साथ ही वो बेंगलोर जैसे शहर में रहकर एक एमएनसी कंपनी में काम कर रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात दक्ष नाम के लड़के से होती है, जो उत्तराखंड से था। दक्ष ऑफिस में नया था, उसे काम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, जिस वजह से वो निधि के बगल में आकर बैठ जाता है। अब निधि उसे काम समझाने लगती है। ऐसे ही वो रोज निधि के साथ बैठने लगता है। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है। एक दिन दक्ष निधि को ऑफिस के नीचे रोककर उससे बोलता है, निधि, क्या तुम आज ऑफिस के बाद फ्री हो? तुम्हारे पास समय है क्या? बुरा मत मानना, बस ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ समय तो है, पर आज ऐसे तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई काम था क्या मुझसे, या कुछ ऐसा है जो तुम्हें ऑफिस में समझ नहीं आया? नहीं निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऑफिस का सारा काम समझ में आ रहा है, और आएगा भी कैसे नहीं, तुमने इतना जो समझाया था। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था तुमसे कि तुम फ्री हो कि नहीं, क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ कॉफी पीने के बारे में सोच रहा था। अगर तुम्हारे पास समय हो तो। ऑफिस के काम खत्म करने के बाद समय तो होता है, लेकिन वही है कि समय से घर पहुंच जाए, यही ठीक लगता है। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी सोचती हूँ इस बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी समझ सकता हूँ। तुम्हारी बात भी तो कोई नहीं है ना। जब तुम्हारे पास समय हो ना, तब तुम मुझे बता देना, तब हम चलेंगे।
ऐसे ही वो दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और साथ बैठकर अपना अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही जब वो दोनों काम खत्म करके घर जा रहे थे कि इतने में निधि दक्ष से कहती है, अच्छा दक्ष, तुमने बताया नहीं कि हम किस कॉफी शॉप पे जा रहे हैं, या अब हम नहीं जा रहे? प्लान कैंसिल हो गया क्या तुम्हारा? नहीं निधि, प्लान कैंसिल नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन जब तुम राजी हो तो फिर कैसे कैंसिल हो सकता है? मैं तो बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा था। तो फिर अब चले या बस रास्ते में ही बातें करते रहोगे? तुम्हें पता है ना, फिर समय से घर भी जाना है। इतना बोलकर वो दोनों कॉफी शॉप के अंदर जाते हैं और अब दक्ष निधि के लिए कॉफी ऑर्डर करता है। कॉफी पीते पीते दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई। अब दक्ष अपने दिल की बात निधि को बताने की सोचता है और दक्ष अब निधि से कहता है, निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जो मैं कब से कहना चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया तुमसे। लेकिन आज मन है कि तुमसे ना अपनी दिल की बात कह दूं। हो सकता है इसके बाद तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम इसे सुनने के बाद मुझसे कभी बात ही ना करो। क्या हो गया दक्ष, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम्हें मुझसे कहना है? बोलो तो। दरअसल निधि, बात ये है ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें दोस्त से ज्यादा मानता हूँ। मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें लगा कि ये सुनने के बाद मैं तुमसे बात भी ना करूं या अपनी दोस्ती ही खत्म कर दूं? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना, हम किसी इंसान को लेकर जो फील करते हैं वो इंसान भी हमें लेके वही फील करे। हो सकता है तुम भी ना करती हो, लेकिन मैं क्या करता, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताने की सोची। पर मुझे ये डर भी था कि कहीं ये बात सुनने के बाद तुम मुझसे बात करना बंद ना कर दो। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं और इसी के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। अब दक्ष निधि से शादी करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन वो इस बारे में निधि से कहता है, निधि, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अगर तुम्हें अजीब ना लगे तो कहूँ? हाँ, कहो ना दक्ष, क्या कहना चाहते हो? और मुझे कब से तुम्हारी बात अजीब लगने लगी? बोलो ना, क्या बोलना है? वो मैं ये कह रहा था कि मुझे अब ऐसे नहीं रहना है। मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारी बात करूँ मैं अपने घर में शादी के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने में, और मेरे घर में भी मैंने तुम्हारे बारे में सब बता रखा है। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे शादी के लिए? ऐसे ही समय बीतता है और अब दक्ष निधि के बारे में अपने घर में सबको बता देता है कि वो निधि से शादी करना चाहता है। लेकिन दक्ष की माँ रागिनी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये सब सुनकर रागिनी कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर की बहू बने। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तेरी शादी ऐसी लड़की से कभी नहीं कर सकते। तेरी शादी होगी तो सिर्फ अपनी बिरादरी में ही, और किसी भी ऐसी वैसी लड़की से कभी नहीं होगी। माँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप जैसा सोच रही हो वैसी वो नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है माँ, आपका मेरे से भी अच्छा ध्यान रखेगी माँ वो। आप एक बार मेरी बात पे यकीन तो करो माँ। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं करना। मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। वो नहीं बनेगी मेरे घर की बहू, मतलब नहीं बनेगी। लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। और अगर माँ मेरी शादी उससे नहीं हुई ना, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ निधि के साथ ही बिताना चाहता हूँ माँ। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता, और किसी और लड़की से शादी करके मैं उसकी भी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता माँ। ठीक है, अगर तेरी ऐसी ही जिद है तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी और तू मेरा मरा मुंह देखेगा। अगर तूने इस लड़की से शादी की तो अब देख ले, तुझे वो लड़की प्यारी है या तेरी माँ। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझसे बात मत करो। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही समय बीतता है और दक्ष की जिद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी ऐसी जिद देखकर अब उसकी माँ परेशान हो जाती है और अपने बेटे की जिद के आगे हार जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दक्ष और निधि की शादी हो जाती है। रागिनी निधि को अपने घर की बहू बनाकर उत्तराखंड ले जाती है, पर निधि की आदत नहीं थी इतनी ठंडी जगह पर रहने की। वो बेंगलोर से थी, जहाँ मौसम हमेशा गर्म ही होता है। लेकिन दक्ष के साथ उत्तराखंड आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये बात वो दक्ष को नहीं बताती। अब उन दोनों की शादी की पहली रात थी और वो लहंगे में तैयार होकर बेड पर घूंघट करके बैठी थी।
थोड़ी देर बाद दक्ष कमरे में आता है और उसके बगल में आकर बैठकर उसका घूंघट उठाता है। फिर उसका हाथ अपने हाथ में रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ छूता है वो देखता है कि निधि का हाथ आग की तरह तप रहा है। वो उसी टाइम उसे गोद में उठाकर उसे पास के हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद वो हॉस्पिटल में ही आराम कर रही थी। तभी दक्ष निधि से कहता है, अरे निधि, तुम्हारा शरीर तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी तेज बुखार है? तुमने मुझसे ये सब छिपाया क्यों? क्या इस बात को मैं जान सकता हूँ? नहीं दक्ष, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी। न जाने अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई और जब तक मैं तुम्हें बताती तुम्हें खुद ही पता चल गया। दरअसल मुझे इतने ठंडे मौसम में रहने की आदत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बेंगलोर से हूँ और वहाँ ज्यादा से ज्यादा गर्म मौसम ही होता है, जिस वजह से उत्तराखंड में आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, अब तुम ना दवाई लोगी ना तो जल्दी से पहले की तरह ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ भी हो तुम मुझे बता दिया करो। अगर सोचो अभी तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो मैं क्या करता? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निधि की तबीयत ठीक होने लगती है और अब दक्ष उसे हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आता है और निधि से कहता है, निधि, क्या तुम फिर से मेरे लिए उस दिन की तरह तैयार हो सकती हो जैसे तुम हमारे स्वागत वाले दिन हुई थी? निधि दक्ष की बात मान लेती है और उसके कहने पर वो उसी दिन की तरह तैयार होती है और इस तरह वो दोनों अपनी सुहागरात मनाते हैं। दूर बसे कलमपुर गांव की समृद्धि की गाथा आसपास के सभी गांव में मशहूर थी। हंसता खेलता फूलता गांव कलमपुर। वहाँ ना कोई खाने की कमी थी और ना ही धन की। सभी लोग खुशहाली से अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन गांव के एक हरिया नाम के किसान की पत्नी मीना की 2 दिन की बच्ची चोरी हो जाती है। बेचारी मीना का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी हरिया के घर गांव के सरपंच मान सिंह आते हैं, जो इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए बोलते हैं। हरिया और मीना, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। अपनी 2 दिन की बच्ची के गायब होने के कारण तुमको बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, लेकिन गांव का सरपंच होने के नाते मेरा फर्ज है कि इस घटना की तहकीकात की जाए। इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ था। सरपंच जी, रात के समय मैं अपनी बच्ची को सुलाने के बाद सो रही थी और सुबह देखा तो मेरी बच्ची पालने में नहीं थी। मैंने सब जगह देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। आप ही बताइए, 2 दिन की बच्ची खुद से चलकर कहीं तो नहीं जा सकती। कोई रात के समय मेरी बच्ची को ले गया। तुम चिंता मत करो मीना, इसके पीछे जो भी होगा मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। इतना कहकर सरपंच मान सिंह वहाँ से जाकर अपने कुछ आदमियों को गांव का चप्पा चप्पा छानने को कहते हैं, लेकिन किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगता। काफी कोशिशों के बाद भी उस बच्चा चोर इंसान का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव की एक और औरत का बच्चा चोरी हो जाता है, जिस वजह से गांव में एक दहशत का माहौल बन जाता है। सभी माएं अपने नवजात शिशुओं को खुद से अलग ही नहीं करती। घर के लोग आपस में ही एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, जिसके कारण एक हंसते खेलते गांव में शांति की जगह अशांति आ जाती है। सरपंच की तहकीकात का भी कोई हल नहीं निकला था, लेकिन एक दिन एक बेहद ही डरावनी चुड़ैल को हवा के रास्ते गोद में एक बच्चा ले जाते हुए एक सुमन नाम की औरत देख लेती है, जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बच्चा चोर चुड़ैल, बच्चा चोर चुड़ैल, गांव वालों बाहर आओ, देखो चुड़ैल किसी के बच्चे को लेकर जा रही है। सुमन की आवाज सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी हवा में चुड़ैल को बच्चा ले जाते हुए देख लिया, लेकिन वो कुछ कर पाते इतने में ही चुड़ैल हवा में ही गायब हो चुकी थी। तभी सरपंच तक ये बात पहुंची, तो वो वहां आकर सुमन से पूछताछ करते हुए बोलते हैं, सुमन, तुमने क्या देखा? जल्दी बताओ। सरपंच जी, मैं कुएं पर पानी भरने आ रही थी, तभी मेरी नजर आसमान में गई, जहाँ एक डरावनी सी चुड़ैल अपने हाथों में बच्चे को लिए हुए जा रही थी।
अच्छा, आगे? आगे तो सबने देखा कि वो आसमान में ही गायब हो गई। इसका मतलब इस गांव की खुशहाली को भंग करने में उस चुड़ैल का हाथ है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर ऐसे कैसे हम अपने गांव के बच्चों को उस चुड़ैल को ले जाने देंगे? सरपंच गांव वालों के साथ एक सिद्ध बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो बाबा सारी घटना सुनने के बाद अपना बयान देता है। और चुड़ैल जरूर किसी मकसद से आई है। सबसे पहले तो गांव में होने वाले नवजात शिशुओं की सुरक्षा करनी होगी। मैं तुमको एक सिद्ध धागा देता हूँ, तुम उसको गांव में मौजूद सभी नवजात बच्चों के बांध देना। लेकिन एक शाम उसे गांव का माधव नाम का आदमी अपनी पत्नी सुमित्रा, जो कि 9 महीने की गर्भवती थी, उसकी जांच करवाकर घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसके फोन पर एक कॉल आता है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को कमरे में बैठाकर बाहर आकर फोन उठाते हुए बोलता है। अरे हाँ, मैंने कहा ना, मेरी पत्नी के बच्चा तो होने दो, फिर जो भी हो तुम्हारा ही है, बस मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है, लेकिन उसकी ये बात घर के कोने में खड़ी चुड़ैल सुन लेती है, जो खुद से बोलती है। इन जैसे लोगों के कारण मुझे ये अपराध करना पड़ रहा है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, साथ ही इसके बच्चे को भी ले जाऊंगी अपने साथ हमेशा के लिए। इतना कहकर वो चुड़ैल माधव के घर पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। उस दिन के बाद से माधव की पत्नी सुमित्रा को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए माधव से बोलती है। माधव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, न जाने क्यों दिल बेचैन सा हो रहा है। मेरा बच्चा कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा ना? मैं अपनी इस होने वाली संतान से बहुत प्यार करती हूँ। अगर इसको कुछ भी हुआ या वो चुड़ैल इसको ले गई तो मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हमारे बच्चे को वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर सुरक्षा की मांग करता हूँ। माधव सरपंच के पास जाकर अपनी पत्नी के दिल का दर्द बयान करता है, जिस पर सरपंच बोलते हैं। तुम्हारी पत्नी का डर व्यर्थ नहीं है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ 2 सिपाही भेजता हूँ, जो तुम्हारे घर की 24 घंटे निगरानी करेंगे। वो चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को नहीं ले जा पाएगी। सरपंच माधव के साथ अपने 2 सिपाही भेज देता है, जो माधव के घर की सुरक्षा करते हैं। कुछ दिनों बाद घर में ही सुमित्रा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जिसकी खबर चुड़ैल को भी लग जाती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तभी चुड़ैल माधव के घर में प्रवेश करके बच्चे को पालने में से उठाकर बोलती है। मेरे मुन्ने, ये चुड़ैल तुझे कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि तू अब मेरी जिम्मेदारी है। चुड़ैल बच्चे को गोद में उठाकर खिला रही होती है। तभी सुमित्रा की आंखें खुलती है और वो अपने बच्चे को चुड़ैल के हाथों में देखकर चिल्लाते हुए बोलती है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। अजी उठिए, हमारा मुन्ना चुड़ैल के हाथों में है, बचाइए ना। माधव की आंख सुमित्रा के उठाने पर खुलती है, तो भी वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है। लेकिन तभी चुड़ैल उसको घूरते हुए बोलती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं माधव, लेकिन इस बच्चे को ले जाना मेरे लिए जरूरी है। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर चुड़ैल बच्चे समेत गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को इस बात की जानकारी मिलती है कि चुड़ैल एक और बच्चा चुरा ले गई है। सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। सरपंच भी मौके पर पहुंचकर सबको हिम्मत बनाए रखने को बोलते हैं। तभी गुस्से में सुमित्रा बोलती है। कैसी हिम्मत सरपंच साहब, कैसी हिम्मत? अरे एक माँ से उसका बच्चा छीना है उस चुड़ैल ने, और आप मुझे हिम्मत बांधने को कह रहे हैं? आखिर कब तक इस गांव की औरतों की कोख को सूनी करती रहेगी वो चुड़ैल, जो खुद कभी माँ नहीं बन पाई होगी? वो हमारे मासूम बच्चों को उठाकर उनको खा गई होगी। हाय मेरा मुन्ना, मैं भी अपने मुन्ने की याद में अपना सर यही दीवार में पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। सुमित्रा अपना सर दीवार में मारने लगती है। तभी वहाँ हाथों में बच्चा लिए चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं।
तभी वो सुमित्रा को रोकते हुए बोलती है। रुक जाओ सुमित्रा, तुम्हारा बच्चा एकदम सही सलामत है। ये लो अपना बच्चा। चुड़ैल को देखकर सब डरने लगते हैं, लेकिन सरपंच लोगों के साथ मिलकर चुड़ैल को पवित्र मौली के धागे से बांध देता है, जिसके कारण चुड़ैल तड़पने लगती है। लेकिन सुमित्रा को उसकी आंखों में एक ममता नजर आती है, जिसके चलते वो गांव वालों को रोकते हुए बोलती है। रुक जाइए आप सभी, इसको खोल दीजिए। ये क्या कह रही हो सुमित्रा? इसने तुम्हारे बच्चे को ले जाकर खाने की कोशिश करी और तुम इसको छोड़ने की बात कर रही हो। माधव सही कह रहा है, दोबारा शायद ये चुड़ैल हाथ न लगे, इसीलिए इसको छोड़ना सही नहीं होगा। सरपंच जी, इसको खोलिए, ये किसी को कुछ नहीं कहेगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। सुमित्रा की बात मानकर सभी उस चुड़ैल को पवित्र धागे से आजाद कर देते हैं। तभी चुड़ैल रिहा होकर बोलती है। तुम लोग मुझे सजा दे रहे हो, बल्कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। गुनहगार तो तुम सब हो। मैंने तो इस गांव के बच्चों को मारा भी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों से बचाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सरपंच, तेरे इस गांव में आम परिवार के पास भी इतना पैसा है कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकता है, लेकिन तूने कभी सोचा कि इसके पीछे कारण क्या है? हाँ, सोचा? तेरे गांव के लोग अपने बच्चों को जाकर शहर में बेच रहे हैं और उसका पैसा लाकर अपने घर में भर रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है? सबको लगा कि ये भगवान की मर्जी है कि बच्चे मरे ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उनको उन्हीं के माँ बाप बेच रहे थे। कुछ लोग तो माँ को बताकर बेच रहे थे और कुछ छुपाकर। ये सब तुमको कैसे पता? मैं भी एक इंसान थी, मेरे पति ने भी यही करना चाहा था। अपने बच्चे को बचाते बचाते मैं तो मर गई और किसी दूसरे के परिवार में जाकर मेरा बच्चा भी मर गया, लेकिन मैं चुड़ैल बन गई। बस तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं किसी बच्चे के साथ ये नहीं होने दूंगी। ये माधव भी अपने बच्चे को बेचने जा रहा था, इसलिए मैंने इसका बच्चा चुराया, लेकिन सुमित्रा की ममता देखकर मुझे वापस आना पड़ा। माधव, ये सच है? बताओ। इनकी झुकी नजरें ये गवाही दे रही हैं कि ये सब सच है। छी, अपनी ही संतान को पैसों के लिए बेचने वाले इस आदमी से अब मेरा कोई नाता नहीं है। सरपंच जी, ले जाइए इसको और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।